गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आज हम अध्ययन करेंगे क्लास 7 सब्जेक्ट एसएसटी पॉलिटिकल साइंस लेसन 6 पार्ट 2 जिसका नाम है संचार माध्यमों को समझना। पॉलिटिकल साइंस का मतलब होता है सामाजिक अध्ययन या सामाजिक और राजनीतिक जीवन भाग 2। जो हमारी दूसरी बुक है उसका हम 6th लेसन पार्ट 1 के बाद हम पार्ट 2 का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम अध्ययन करेंगे प्रजातंत्र में संचार माध्यम, एजेंडे का, प्रजातंत्र पर प्रभाव, मीडिया व प्रकार, तकनीकी योगदान, संचार माध्यम संतुलित सूचना देने में असफल क्यों है और संतुलित रिपोर्ट या संतुलित सूचना क्या होती है, इन सब के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आता है आपका प्रजातंत्र में संचार माध्यम। प्रजातंत्र का अर्थ क्या होता है? प्रजातंत्र का अर्थ होता है जहां पर सरकार प्रजा के द्वारा चुनी जाती है। सरकार क्या होती है? एक ऐसी संस्था जो हमारे देश की कानून व्यवस्था को चलाती है, हमारे देश में अराजकता फैलने से या भेदभाव फैलने से रोकती है और हमारे देश में नियम और कानून बनाती है। तो वो जो संस्था है वो लोगों के द्वारा चुनी जाती है, तो इसे ही हम कहते हैं प्रजातंत्र। और प्रजातंत्र में संचार माध्यम क्या होते हैं? संचार माध्यम वे साधन जिनके द्वारा हम सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, यानी यहाँ की जो सूचना है वो दूसरे देश या दूसरे स्थान पर किस माध्यम से पहुंचाए, तो वो सभी माध्यम जिनके द्वारा सूचनाओं का आदान प्रदान होता है उन सबको हम क्या कहते हैं? संचार माध्यम। तो प्रजातंत्र में संचार माध्यम किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रजातंत्र में संचार माध्यम निम्न प्रकार से भूमिका निभाता है। नंबर 1 पे आता है संचार माध्यमों के द्वारा हम सरकार के कामों से संबंधित विषयों के बारे में सुनते हैं। संचार माध्यम सरकार के सामने लोगों की महत्वपूर्ण मांगों को एजेंडा प्रस्तुत करता है कि लोगों की मांगे क्या हैं। संचार माध्यम सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को लोगों तक पहुंचाते हैं और लोगों की उन नीतियों और कार्यक्रमों के प्रति प्रतिक्रिया को सरकार तक पहुंचाते हैं। संचार माध्यम संसद की कार्रवाई का सीधा प्रसारण करके लोगों को राजनीति की शिक्षा देते हैं। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि प्रजातंत्र में संचार माध्यम किस तरीके से लोगों की हेल्प करता है, लोगों की मदद करता है। तो प्रजातंत्र में जो संचार के माध्यम है वो सरकार से रिलेटेड या जो भी नई नीतियां या कानून व्यवस्था सरकार के द्वारा चलाई जाती है उन सब के बारे में हमें संचार माध्यमों से पता चलता है। नेक्स्ट आता है हमारा एजेंडे का प्रजातंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एजेंडा होता क्या है। एजेंडा एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा जो लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करती है और लोगों के द्वारा जो भी प्रतिक्रिया की जाती है उसको संचार के माध्यम के द्वारा लोगों तक प्रस्तुत किया जाता है, उसे हम एजेंडा कहते हैं। यानी कोई एक ऐसा मुद्दा जो सरकार के द्वारा पारित किया गया है उसे हम एजेंडा कहते हैं। यानी कहने का भाव यह है कि जो भी निष्पक्ष पत्रकारिता होती है या बिना किसी दबाव या निर्देश के किसी भी बात को सरकार के द्वारा पारित करना एजेंडा कहलाता है। एजेंडा से आपका तात्पर्य समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो मैं आपको अलग से बताने के लिए एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप अपना बात रख सकते हैं। एजेंडा होता है आज के प्रजातांत्रिक युग में हमारे देश की व्यवस्था में संचार माध्यम देश की दिशा और नीति के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
संचार माध्यम एक एजेंडा बनाकर काम करते हैं। इसको हम निम्नलिखित उदाहरण के द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। एजेंडा क्या होता है? एजेंडा लोगों के द्वारा चलाई गई नीतियों में एक पारदर्शिता बनाए रखने के लिए एजेंडा प्रस्तुत किया जाता है। जो कहने का भाव यह है कि लोगों के विकास व उनके उत्थान की प्रस्तुति करना एजेंडा कहलाता है। इसका एक उदाहरण है, अप्रैल मई 2009 में आयोजित लोकसभा के चुनाव में संचार माध्यमों के एक वर्ग ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को एक कुशल प्रशासक के रूप में प्रस्तुत किया। संचार माध्यमों ने सरदार मनमोहन सिंह की एक ऐसी छवि बनाई कि लोगों ने विपक्ष के नेताओं के द्वारा उन्हें कमजोर प्रधानमंत्री बताए जाने पर ध्यान नहीं दिया और उन्हें दोबारा से प्रधानमंत्री बनाने में ही अपना हित सुरक्षित समझा। कहने का भाव यह है कि एजेंडा क्या होता है कि किसी के प्रति अगर कोई दुर्व्यवहार रख रहा है या उसके विपरीत है और दूसरा उसके समक्ष है, यानी उसकी प्रस्तुति कर रहा है, तो जो उसके विपरीत है वो भी अगर उसके समक्ष आ जाए, उसकी सहानुभूति प्राप्त हो जाए, तो उसे हम कहते हैं एजेंडा। कि किसी के द्वारा किए गए कार्यों की सूची कि उन्होंने हमारे देश के लिए क्या किया, कैसे किया, इन सब के बारे में ब्यौरा, वो होता है एजेंडा। दूसरा उदाहरण है, संचार माध्यमों ने पश्चिमी बंगाल के बाघ मोर्चा की छवि को ऐसा बिगाड़ा कि वह वाम मोर्चा जी जो 1977 से वहां की लगातार सत्ता में रहा है, उसको 2009 के लोकसभा चुनावों में करारी पराजय का सामना करना पड़ा। अतः संचार माध्यम निर्धारित एजेंडे पर काम करके किसी भी नेता या सरकार की छवि को बनाने या बिगाड़ने का काम करते हैं। कहने का भाव यह है कि जो एजेंडा होता है वो प्रजातंत्र पर प्रभाव कैसे डालता है? वो प्रजातंत्र पर प्रभाव ऐसे डालता है कि वो ना चाहते हुए भी संचार मीडिया जो होती है, यानी जो हमारे न्यूज को आदान प्रदान, यानी जो भी साधन हमारी सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, हमें सूचना कहाँ से मिलती है? संचार माध्यमों से। और संचार माध्यम जैसे हमें हमारे सामने किसी को रिप्रेजेंट करते हैं, हम उसको वैसा ही समझने लगते हैं। तो इस एजेंडे के द्वारा जो प्रजातंत्र है उसको काफी हानि पहुंचती है, यानी ना चाहते हुए भी जो बुरा व्यक्ति होता है, अगर मीडिया ने उसे अच्छा व्यक्ति प्रदर्शित कर दिया तो हम उसको अच्छा ही समझने लगते हैं। समझ गए? ये होता है एजेंडा। इसके बाद आता है आपका मीडिया में प्रकार। तो मीडिया शब्द से आप क्या समझते हैं? मीडिया शब्द अंग्रेजी के मीडियम शब्द का बहुवचन है। इसका अर्थ उन विभिन्न तरीकों से है जिनके द्वारा हम समाज में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। मीडिया का अर्थ है माध्यम, अतः मीडिया का अर्थ संचार माध्यमों से है। मीडिया मुख्यतः दो प्रकार का होता है, प्रिंट मीडिया जैसे अखबार या समाचार पत्र और पत्रिकाएं। नंबर 2 पे आता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जिसमें आता है रेडियो और टेलीविजन। ये हमारे मीडिया और मीडिया के प्रकार हैं। 2 प्रकार के होते हैं, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इसके बाद आता है तकनीकी योगदान। तकनीक ने संचार माध्यमों के नवीकरण में क्या योगदान दिया? इस टाइप से आपको क्वेश्चन आ सकता है, तो आपका आंसर होगा तकनीक का संचार माध्यमों के नवीकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, जो इस प्रकार है। तकनीक ने मशीनों को बदलकर आधुनिक संचार माध्यमों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में सहायता की है। इससे ध्वनि और चित्रों की गुणवत्ता में सुधार आया है। आधुनिक तकनीक ने इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराकर हमारे जीवन के ढंग को बदल दिया है। इज दैट क्लियर? आपको क्लियर हो गया होगा कि इलेक्ट्रॉनिक
मीडिया ने या फिर हम कहें तकनीक योगदान ने हमारे संचार माध्यमों में बहुत ज़्यादा बदलाव कर दिया है। पहले तस्वीरें साफ नहीं आती थी, समझ नहीं पाते थे, वाणी में प्रॉब्लम हो जाती थी, तो अब वो सारे प्रॉब्लम सोल्व हो चुके हैं। अब आपको क्लियरिटी और वॉइस क्लियरिटी इन सब में बेनिफिट्स हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है संचार माध्यम संतुलित सूचना देने में असफल क्यों होता है। संतुलित सूचना से हमारा तात्पर्य सही सूचना देने से है कि जो मीडिया होता है वो हमें सही सूचना क्यों नहीं दे पाता है, उसका क्या कारण है। अधिकांश समाचार पत्र संतुलित विवरण देने में असफल रहते हैं। इसके कारण बहुत जटिल है। संचार माध्यमों के विषय में शीघ्र शोध करने वाले लोगों का कहना है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि संचार माध्यमों पर व्यापारिक प्रतिष्ठानों का नियंत्रण है। कई बार किसी विवरण के एक ही पक्ष पर ध्यान केंद्रित कराना इनके हित में होता है। संचार माध्यमों द्वारा लगातार धन की जरूरत और उसके लिए विज्ञापनों पर निर्भरता के कारण भी उन लोगों के विरोध में लिखना मुश्किल हो जाता है, तो जो विज्ञापन देते हैं। अतः व्यापार से अधिक जुड़ाव होने के कारण संचार माध्यमों की स्वतंत्रता नहीं समझा जाता। कहने का भाव यह है कि जो भी संचार माध्यम के द्वारा हमें सूचना प्राप्त होती है वो सूचना व्यापारिक प्रतिष्ठान जो होते हैं उनके हाथों में होती है। वो जैसा उनको निर्देश देते हैं वो वैसा हमारे सामने रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरीके से जो संचार माध्यम है वो हमें संतुलित सूचना देने में असफल रहते हैं। इसके बाद आता है आपका संतुलित रिपोर्ट का क्या अर्थ है। संतुलित रिपोर्ट का अर्थ है किसी विषय के सभी पहलुओं पर ध्यान देते हुए रिपोर्ट लिखना। इस रिपोर्ट में मामले से संबंधित सभी पहलुओं का पूरा ध्यान रखा जाता है और बिना किसी पूर्वाग्रह के रिपोर्ट लिखी जाती है। संतुलित रिपोर्ट स्वतंत्र पत्रकारिता का उदाहरण होती है। समाचार का विवरण देने के लिए रिपोर्ट को किसी भी प्रकार से प्रभावित या निर्देशित नहीं किया जा सकता। कहने का भाव यह है कि जो संतुलित रिपोर्ट होती है वो सच्ची घटनाओं पर आधारित होती है और उसके तथ्य भी सत्य पर आधारित होते हैं। ये सत्य पत्रिकाओं का एक उदाहरण होता है। आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।